Hello students, today we will start the biology chapter 5 the fundamental unit of life. Chapter 5 हमारा biology से related है. आज हम start करने जा रहे हैं biology. ये chapter is fundamental unit of life. लाइफ यानी कि लिविंग थिंग्स. लाइफ से ऑब्वियसली किससे रिलेट है? लिविंग थिंग्स से. तो इसका मतलब जो हमारी लाइफ है उसकी जो यूनिट है यानी कि लाइफ जो स्टार्ट कहाँ से हुई है, सबसे बेसिक यूनिट क्या है, वहां से स्टार्ट करेंगे. जैसे हमने पीछे वाले चैप्टर्स में किया था कि जो एटम होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की. उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है, ह्यूमंस की बॉडी है या फिर लिविंग थिंग्स कोई भी है, उनकी जो बेसिक यूनिट है, उनकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? एक सेल से हुई है. उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या किया, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामाइन किया यानी कि एक्सपेरिमेंट किया. सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देखा. स्लाइस कॉर्क इज लाइक अ सबस्टांस बार्क ऑफ ट्री यानी कि पेड़ की छाल का एक ऐसा सबस्टांस होता है, पेड़ की छाल बोला गया है, उसको कॉर्क बोला गया. उसको जो उसने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब देखा तो उसने उसके अंदर क्या देखा? उसने उसके अंदर एक हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा. हनी कोम्ब यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता आपने देखा है, हनी कोम्ब लाइक एक स्ट्रक्चर देखा. उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या था? लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स बने हुए थे. जैसे मधुमक्खी का छत्ता तुम देखते हो, उसके अंदर छोटे 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 जो होल होते हैं अलग अलग. तो उसी तरीके से जब उन्होंने एक कॉर्क के को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा तो उसके अंदर भी लिटिल लिटिल क्या बने हुए थे? कंपार्टमेंट्स बने हुए थे. तो यहाँ हम डिफाइन करेंगे एक सेल को कि जो लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ की जो बेसिक यूनिट है उसको क्या बोला गया है? सेल बोला गया. ठीक है. अब उसके बाद आती है बारी रॉबर्ट हुक एग्जामाइन. रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में स्लाइस ऑफ कॉर्क को एक माइक्रोस्कोप से देखा, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से. उनको वो किस तरीके का दिखा माइक्रोस्कोप से देखने के बाद उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा लगा? वो स्ट्रक्चर लुक्स लाइक ए हनीकॉम्ब. हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी का छत्ता. मधुमक्खी का छत्ता मान लिया ये कोई चीज है, किस तरीके से होगा? छोटे छोटे वहां क्या होते हैं? होल्स होते हैं मधुमक्खी के छत्ते के अंदर. ठीक है. तो इस तरीके से उसको उसका स्ट्रक्चर दिखाई दिया. इट कंसिस्टिंग ए लिटिल कंपार्टमेंट, different compartment. उन्होंने किस तरीके से देखा कि उसके अंदर अलग अलग क्या बने हुए हैं? कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं. ठीक है. उसने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने ये बात बोली कि स्लाइस ऑफ कॉर्क, मैंने एक पेड़ की छाल, स्लाइस ऑफ कॉर्क किसको बोला गया है? बार्क ऑफ ए ट्री. एक पेड़ की छाल से को लेकर उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू तो उन्होंने जो उसका स्ट्रक्चर देखा लुक्स लाइक ए हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते की तरह देखा. और वो क्या था? उसके अंदर डिफरेंट क्या बने हुए थे? कंपार्टमेंट बने हुए थे, सेपरेट कंपार्टमेंट बने हुए थे. और उसके अंदर क्या चीजें थी जो हमने उसको उसने क्या नाम दे दिया? एक उन कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम दे दिया. किसने? रॉबर्ट हुक ने. अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारे लिटिल कंपार्टमेंट्स है, जो सेल है, सेल यानी कि सेल हमारा मीनिंग ऑफ द सेल क्या बनता है? लिटिल रूम. जो लैटिन लैंग्वेज है उसमें लिटिल रूम को क्या बोला गया है? सेल बोला गया है. जब हमने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट किया किसको लेके? पेड़ की छाल को लेके माइक्रोस्कोप से देख के. तो उनको ऑब्जर्व किया. उनको क्या ऑब्जर्व हुआ कि उसके अंदर से जब हमने उसको देखा वो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दे रहा था जिसके पास सेपरेट कंपार्टमेंट्स थे. कंपार्टमेंट को उन्होंने किसका नाम दे दिया? सेल का नाम दे दिया रॉबर्ट हुक ने. सेल हमारा एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका एक्चुअल मीनिंग है एक लिटिल रूम यानी कि एक सेपरेट रूम. ए
लिटिल रूम। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ ए सेल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। इनकी बेसिक यूनिट हमने किसको मान लिया? सेल को मान लिया। अंडरस्टूड? तो यहां तुम लिख सकते हो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ ए सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे सेल से बने होते हैं। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की जो बेसिक यूनिट है, जो स्टार्टिंग है, वो किस पे डिपेंड करती है? सेल पे डिपेंड करती है। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे वो सारे अपना अपना फंक्शन खुद करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया ऑनियन के ऊपर। ऑनियन के ऊपर ये आपकी एक्टिविटी भी गिवन है। या प्लांट बी। ठीक है। उन्होंने ऑनियन का क्या एक्सपेरिमेंट किया? लेट अस टेक अ ऑनियन। जो उसका मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट से एक बिल्कुल पतली सी लेयर निकलती है, बिल्कुल थिन लेयर निकलेगी व्हाइट कलर की। तो वहां से जो वो लेयर निकली, उन्होंने क्या किया? एक ग्लास की स्लाइड लेके उसके ऊपर उसको रख दिया। इसके ऊपर एक वॉच ग्लास रख के उसको जब इसने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा तो उसको क्या मिला? जो उसका स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से मिला? स्ट्रक्चर इस तरीके से क्या बनी हुई थी? स्लाइड्स बनी हुई थी। ऑनियन का जो मिडिल पार्ट उसने लिया, सबसे पतले वाला थिन पार्ट, उसको एक ग्लास की स्लाइड पे रखा। उसके ऊपर उन्होंने वाटर के ड्रॉप्स डाले और उसके अंदर कोशिश करना कि एयर के बबल्स ना बन जाए। ठीक है। उसके ऊपर एक वॉच ग्लास रखे। इन्होंने इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब देखा तो उनको क्या मिला? माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो उनको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं इनको क्या बोला गया है? न्यूक्लियस बोला गया। एक सेल का स्ट्रक्चर दिखा तो इन ब्लैक डॉट्स को क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया। तो इसको इन्होंने किसका नाम दे दिया? रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दे दिया। जितने भी ब्लैक डॉट्स हैं उनको न्यूक्लियस बोला गया। ठीक है। और जितना भी ये पोर्शन जो खाली है, मान लिया ये ब्लैक ब्लैक पोर्शन है बड़े वाला, इसको बोला गया है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होगा? जितना भी ये फ्री स्पेस हमें शो हो रहा है इसके अंदर एक लिक्विड यानी कि जेली लाइक एक लिक्विड फिल होगा, उसको बोला गया है साइटोप्लाज्म। अगेन देख लो, एक ऑनियन का जो थिन सबसे लेयर अंदर वाली होती है उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब देखा तो इस तरीके का उसमें स्ट्रक्चर शो हुआ। अब इसके अंदर क्या है? इसको सेल का नाम दे दिया गया, जिसके पास एक तो न्यूक्लियस होता है और जितना भी इसके अंदर खाली पोर्शन आपको शो हो रहा है उसमें एक जेली यानी कि जेली टाइप का लिक्विड फिल होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोला गया। अंडरस्टूड? ये उन्होंने ऑब्जर्व किया ऑनियन के एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है। तो इसका मतलब जब आप प्लांट का कोई लीव्स पत्ता लोगे, प्लांट पील भी देखोगे तो उसका भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से शो होगा। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट बारी आती है वेरियस टाइप्स ऑफ। अब जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के पास कितने टाइप के सेल होते हैं? ह्यूमन बॉडी है ऑब्वियसली कैसी है? मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुत सारे सेल्स होते हैं किसके अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब उससे पहले एक और तुम देख सकते हो चीज कि टाइप्स ऑफ, पहले ये पढ़ लो, टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स या फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कर लो। ऑर्गेनिजम्स। अब फर्स्ट हमारा इसके अंदर आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि का मतलब क्या है? सिंगल। सेलुलर मतलब सेल। इट कंसिस्ट ए सिंगल सेल। जिस भी बॉडी के अंदर सिंगल सेल कंसिस्ट करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट करते हैं सिर्फ सिंगल सेल, इट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यहां तुम लिख सकते हो इट कंसिस्ट ए सिंगल सेल। इट कंसिस्ट ए
single cell. Called unicellular organisms. Called unicellular organisms. ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स देख लो. अमीबा, अमीबा का क्या स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके का. तो इसके अंदर जो सेल होगा वो सिर्फ सिंगल सेल होगा. अमीबा एंड पैरामीशियम, पैरामीशियम, तो ये क्या होंगे, सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होंगे. सेकंड हमारा इसके अंदर आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी यानी कि मैनी, मल्टी सेलुलर. मल्टी का मतलब क्या, दो या फिर उससे ज्यादा. तो यहां लिख दो, इट कंसिस्ट टू और मोर सेल्स. क्या करते हैं, दो या फिर उससे ज्यादा सेल कंसिस्ट करते हैं, जिनको बोला गया है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अगर ये अच्छे से आप इनकी डेफिनेशन रीड कर लोगे तो चैप्टर रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन्हीं को समझ के आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो. क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही बुक में गिवन है कि जो बेसिक यूनिट है लाइफ की उसको क्या बोला गया. तो सिंपल सा आंसर, उसको क्या बोला गया, सेल बोला गया. ठीक है, तो यूनिसेलुलर हमारे क्या होंगे, जो सिंगल सेल कंसिस्ट करेंगे यूनिसेलुलर, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, उनके पास सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं. सेकंड है मल्टी सेलुलर, इट कंसिस्ट टू और मोर सेल्स, जिसके पास दो या फिर उससे ज्यादा सेल्स होंगे, कॉल्ड मल्टी सेलुलर सेल्स ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल है हमारा प्लांट हो गए, ट्रीज हो गए, या फिर ह्यूमन बींग्स हो गए. एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम, ह्यूमंस, एनिमल्स या ट्रीज, एनिमल्स या फिर ट्रीज लिख सकते हैं. ठीक है, ये किसके बारे में हुआ, क्या हमारे टाइप्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के. देखो, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, सेल से स्टार्ट हुआ. अब सेल भी कितने टाइप के, टू टाइप के. या तो सिंगल, जिसके अंदर कोई भी सेल है, सिंगल सेल होते हैं जो अमीबा एंड पैरामीशियम, और मल्टी होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा सेल होते हैं. अब ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं. अब वो देख लो, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल इन द ह्यूमन बॉडी. Various types of cell in the human body. In the human body. ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से होंगे. फर्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे बोन सेल, हड्डी जहां होती है. ठीक है, सेकंड लिख लो फैट सेल, बहुत वेरियस टाइप्स होते हैं. थर्ड लिखो ओव्यूम, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. फोर्थ लिख लो स्पर्म्स, जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड फिफ्थ लिख लो यहाँ पे न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स का काम क्या होगा, मैसेज सेंड करना एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. तो जितने भी ये सेल होंगे वो सारे ह्यूमन बॉडी से रिलेट करते हैं. अब बात आती है, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं सबका अपना क्या है, फंक्शन होता है. अब वो फंक्शन किस तरीके से है, जैसे ब्लड को, हार्ट को पंप करता है ब्लड की, या फिर डाइजेशन स्टमक के अंदर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेलेशन होना और ऑक्सीजन का इनहेलेशन होना, या फिर कोई भी प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस होंगी वो सारे सेल्स अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे. ठीक है, अब है बारी, व्हाट इज मेड अप ऑफ सेल. सेल जो है वो किससे मिलके बना है. एवरी सिंगल सेल डू देयर ओन फंक्शन. जितने भी सेल होते हैं वो अपने अपने क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं. तो यहां लिख सकते हो एवरी सिंगल सेल डू देयर ऑन फंक्शन. ऑन वर्क लिख लो, या फिर ऑन वर्क, अपना काम करते हैं. डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है. जैसे स्टमक के अंदर क्या होगा, स्टमक के अंदर क्या होगा, डाइजेशन. ठीक है,
उसके अलावा एब्जॉर्प्शन भी हमारा इसके अंदर आता है। उसके बाद बारी आती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ईटीसी। तो जितने भी वर्क होते हैं हमारे अलग अलग सेल के अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है बारी की जो सेल है उसके अंदर क्या क्या उसके पार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा इसके अंदर आएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर इसको बोला गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड हमारा आता है न्यूक्लियस, जिसके बारे में आपने शुरू में भी पढ़ा था कि वो डॉट्स लाइक होते हैं। थर्ड हमारा आएगा इसके अंदर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो ये तीनों क्या हैं, सेल के पार्ट बोले गए हैं। यहाँ स्ट्रक्चर बना लेते हैं न्यूक्लियस, और ये हमारा क्या हो गया अदर पार्ट, यानी कि कंप्लीट क्या बोला गया है, इसको सेल बोला गया है। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट पार्ट विच कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगाओ या फिर सेल मेम्ब्रेन लगाओ, क्या बोला गया है कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, यानी कि सेपरेट करता है किसको, साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म को जो सेपरेट करता है उसको क्या बोला गया, सेल मेम्ब्रेन बोला गया, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में तुम लिख सकते हो सेल मेम्ब्रेन, इट इज outermost layer, outermost covering contents of a cell in the external environment या from the external environment, ठीक है। सेकंड हमारा इसके अंदर क्या आएगा, इट इज मेड बाय प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। किससे मिलके बना होगा, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इट इज मेड बाय प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ये भी एक लिक्विड टाइप होगा। थर्ड हमारा आएगा इट इज द रीजन ऑफ किस चीज का, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। जितने भी मटेरियल्स बॉडी के अंदर उनकी मूवमेंट का रीजन क्या बनेगा, सेल मेम्ब्रेन बनेगा। यहाँ लिख सकते हो तुम मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल यानी कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर है। फोर्थ हमारा इसके अंदर क्या आएगा, इट इज फ्लेक्सिबल, और इसके अंदर फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जितने भी मटेरियल बॉडी के अंदर कंसिस्ट होते हैं उनको इन या आउट, यानी कि मूवमेंट, यानी कि बाहर, इन या आउट, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ले जाने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करना। इट इज परमिएबल मेम्ब्रेन। तो फिफ्थ हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ फिफ्थ पॉइंट, इट इज परमिएबल मेम्ब्रेन। It is permeable membrane. Permeable membrane यानी कि movement of materials in or out in a cell के अंदर, ठीक है। मान लिया हमने एक सेल का स्ट्रक्चर ले लिया, मिड में इसके क्या है, न्यूक्लियस है, साइड में क्या है, साइटोप्लाज्म, बीच में जो लिक्विड फील्ड है, ठीक है। अब बात देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हमने पढ़ना सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होगा, सेल मेम्ब्रेन इज द पार्ट ऑफ सेल। हमने बोला पार्ट के जो सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में देखना। सेल के डिफरेंट पार्ट्स, फर्स्ट क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो झिल्ली होती है उसको बोला गया। सेकंड होगा न्यूक्लियस, और थर्ड किसको बोला गया है, साइटोप्लाज्म को, ठीक है। अब फर्स्ट हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट कवरिंग,
जो कवरिंग इसने कर रखी है इस सेल की, उसको क्या बोला गया? सेल मेम्ब्रेन बोला गया है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसको सेपरेट करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेल इट इज मेड बाय प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। किस किस का बना होगा? प्रोटीन्स का और लिपिड्स का बना होगा। थर्ड है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की मूवमेंट करता है। फोर्थ है इट इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है, ब्रोकन होता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है कि इट इज परमिएबल मेम्ब्रेन। ये परमिएबल मेम्ब्रेन है जो मटेरियल्स को मूव करता है, कहाँ? इन या फिर आउट, अंदर या फिर बाहर करने का काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन का। अंडरस्टूड? इतना था हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और आते हैं। जैसे हमने पॉइंट पढ़ा मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। अब मूवमेंट ऑफ मटेरियल किस तरीके से होगी? टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, जैसे हमने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक परमिएबल मेम्ब्रेन है जो मूवमेंट का काम करता है मटेरियल्स का। अब वो किस किस टाइप के होंगे? फर्स्ट हमने यहां पढ़ा है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। सेकंड हमारा आता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस है तो ऑब्वियसली वाटर से रिलेटेड है ओस्मोसिस। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा? व्हेन मूवमेंट, व्हेन सॉल्यूशन ले लिया, मान लिया हमने सोल्ट और वाटर का ले लिया या फिर शुगर और वाटर का ले लिया। ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा उसका मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो क्या हो गया? वहां पे डिफ्यूजन हो गया। तो हमेशा जो मूवमेंट है वो कहाँ होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। मतलब मान लिया दो बंदे हैं या फिर कोई भी दो चीजें हैं, इसके पास कोई चीज मैक्सिमम है, इसके पास लेस है, तो यहां से हाई से लेके कोई भी चीज लो में जाएगी, ना कि लो वाली चीज हाई में आ जाएगी। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसमें बोला गया मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, movement of materials from high concentration to low concentration, from high concentration to low concentration। ठीक है, जो मूवमेंट होगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगी ऑलवेज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। थर्ड सेकंड हमारा है वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब वाटर का मूवमेंट होगा उसको हाई कंसंट्रेशन से ऑलवेज लो कंसंट्रेशन में ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसको क्या बोला गया है? ऑस्मोसिस होगी। जो पानी को अपने अंदर क्या कर लेगा? सोख लेगा वो चीज, यानी कि हाई वाली जहां पे जिस चीज की नीड है वहां पे ही ऑलवेज वो चीज आएगी, हाई से लेके लो तक, उसको बोला गया है ऑस्मोसिस। अंडरस्टूड? यानी कि वाटर का क्या करना? एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ वाटर, एक्सचेंज ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात पढ़ी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन हमारा एक परमिएबल मेम्ब्रेन है जो क्या करता है? मूवमेंट करता है मटेरियल्स की, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। अब जो मूवमेंट होती है मटेरियल की वो किस पे डिपेंड करती है? उसके भी दो पॉइंट्स है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? क्योंकि जो मूवमेंट है मटेरियल्स की वो ऑलवेज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगी। इसी तरीके से ऑस्मोसिस के अंदर है कि जो वाटर का एक्सचेंज है वो ऑलवेज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में जाएगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड है 3 पॉइंट्स। कौन से? हाइपोटोनिक, फर्स्ट हमारा है, मान लिया हमने सोल्ट या फिर सोल्ट प्लस वाटर या फिर शुगर प्लस वाटर या फिर वाटर ही लगा लो तुम, H2O ले लिया हमने। ठीक है,
अब बात करते हैं फर्स्ट हमारा क्या है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है आउटसाइड मोर और इनसाइड लेस, यानी कि आउटसाइड द मोर, किससे? इनसाइड से, इनसाइड वाले से बाहर की तरफ जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रहेगी, किसकी? सॉल्यूशन की। तो यहां लिख सकते हो तुम, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, व्हेन concentration of the solution is more, concentration of the solution outside is more, outside is more than inside, than inside, यानी कि क्या होगा? जब कंसंट्रेशन वाटर की बाहर ज्यादा होगी, अंदर कम होगी, तो क्या होगा? मैंने बताया डिफ्यूजन के अंदर की ऑलवेज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है, तो बाहर से कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। मान लिया हमने ये लिक्विड ले लिया था, इसके अंदर H2O है और बाहर भी है, तो इसने ये बोला कि बाहर की तरफ जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है वाटर की, तो वाटर ऑलवेज कहाँ जाएगा? आउटसाइड टू इनसाइड, क्योंकि बाहर की तरफ क्या ज्यादा है, तो बाहर कंसंट्रेशन हाई है, अंदर लो है, तो ऑलवेज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ आया? हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब तुम्हें कोई बोलता है तो उसका मतलब क्या है? सेल से बाहर, सेल हमारा कोई गिवन है, मान लिया ये सेल गिवन है तुम्हें, सेल से बाहर, मान लिया ये सेल गिवन है, सेल में भी वाटर है, ठीक है, और बाहर भी वाटर है। जब सेल से बाहर यानी कि आउटसाइड हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, वाटर का लेवल ज्यादा है, लेकिन इनसाइड वाटर का लेवल लो है बाहर वाले से, तो ऑलवेज जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है, जिसको बोला गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन के अंदर बाहर वाली कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर वाली कम है, उसको बोला गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेकंड बारी आती है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोला गया है? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल इन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑल्सो, बाहर भी और अंदर भी जब इक्वल होगी तो क्या होगा? अंदर से बाहर भी जाएगा और बाहर से अंदर भी आएगा। तो यहाँ तुम लिख सकते हो, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड और इनसाइड, यानी कि जो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है ऑफ द सेल, मान लिया तुम्हारे पास कोई भी सेल गिवन है, इसके अंदर वाटर है, ठीक है, उसने बोला बाहर की तरफ भी, आउटसाइड भी और इनसाइड भी, दोनों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन की, तो मूवमेंट कहाँ होगी? जब दोनों तरफ इक्वल है, लेकिन हमने तो बताया था मूवमेंट ऑलवेज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है, लेकिन इसकी मूवमेंट कहाँ होगी? जब हमारा सॉल्यूशन दोनों तरफ इक्वल है, तो मूवमेंट ऑलवेज आउटसाइड टू इनसाइड भी होगी और इनसाइड टू आउटसाइड भी होगी, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में क्या होगा? मूवमेंट होगा। ठीक है, इसको बोला गया आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक हमने पढ़ा, जब आउटसाइड ज्यादा है इनसाइड कम है, तो आउटसाइड से इनसाइड में मूव करेगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बट आइसोटोनिक में क्या पढ़ा है कि दोनों तरफ इक्वल है, सेल के अंदर भी इक्वल सॉल्यूशन है, सेल के बाहर भी इक्वल सॉल्यूशन है। जब दोनों तरफ इक्वल है तो आउटसाइड टू इनसाइड भी होगा, इनसाइड टू आउटसाइड भी। ठीक है, ये बात आती है। अब देखो, हाइपोटोनिक के अंदर हमने पढ़ा था कि बाहर से अंदर जाएगा, बाहर से जब अंदर जाता है तो वो क्या हो सकता है? जब अंदर इतना ज्यादा हो जाएगा तो वो स्वेल अप या फिर बर्स्ट, फट सकता है। लेकिन जब आइसोटोनिक का इक्वल अमाउंट रहेगा तो वहां पे इक्वल ही रहेगा। उसके बाद थर्ड आता है हाइपरटोनिक।
कोई भी चीज अगर एक्सेस में अंदर जाएगी तो वो चीज फट सकती है, बर्स्ट हो सकती है। थर्ड होगा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक अब क्या होगा? हाइपरटोनिक का मतलब है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन इनसाइड द सेल। आउटसाइड क्या होगी? लेस देन होगी। किससे? आउटसाइड पहले हमने हाइपो के अंदर मोर पढ़ा था और लेस था इनसाइड। अब की बार हाइपरटोनिक में क्या होगा? आउटसाइड तो हमारा लेस होगा और इनसाइड हमारा मोर होगा। तो यहां लिख दो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन outside is less than the inside, outside is less than the inside in a cell, in a cell। किसी भी सेल के अंदर जब आउटसाइड कम होगा और इनसाइड ज्यादा होगा। एग्जांपल लेके देख लो, मान लिया सेल ले लिया, इसके अंदर भी वाटर है, बाहर भी है, लेकिन इसने क्या बोला? आउटसाइड तो लो है और इनसाइड हाई है। तो ऑलवेज क्या होगा? मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हाई यानी कि अंदर से कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। जब अंदर से कोई सॉल्यूशन बाहर जाएगा तो ये क्या होना शुरू कर जाएगा? श्रिंक होना शुरू कर जाएगा, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बिकॉज आउटसाइड हमारा लो है, इनसाइड हमारा हाई है। और डिफ्यूजन के अंदर हमने पढ़ा कि मूवमेंट ऑलवेज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जांपल लेके देख लेते हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक का। फर्स्ट देखते हैं, मान लिया हमने एक बीकर के अंदर सॉल्यूशन लिया, this one is hypotonic, सेकंड हमारा है इसके अंदर आइसोटोनिक, थर्ड है देखो। फर्स्ट हमने पढ़ा था हाइपोटोनिक, यानी कि आउटसाइड क्या है? हाई है और इनसाइड सेल के अंदर लो है। तो कंसंट्रेशन कहाँ मूव करती है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो आउटसाइड टू इनसाइड जाएगा लेवल, ठीक है। जब आउटसाइड टू इनसाइड जाएगा तो इसका लेवल इतना इंक्रीज कर जाएगा कि ये बर्स्ट हो सकता है। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, यानी कि आउटसाइड टू इनसाइड, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये हमने एक सेल ले लिया जिसका बाहर भी सेम है और अंदर भी सेम है, तो इसके अंदर भी एंटर कर सकता है और बाहर भी आ सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो अमाउंट यानी कि कंसंट्रेशन है लेवल की सॉल्यूशन की, वो आउटसाइड तो क्या है? लो है और इनसाइड क्या है? हाई है। तो मूव कहाँ करेगा? हाई टू लो, यानी कि इनसाइड टू आउटसाइड हो जाएगा। लेकिन जब कोई चीज अंदर से खाली होके बाहर आ रही है तो उस वहां पे वो चीज क्या हो सकती है? श्रिंक हो सकती है। लेकिन जब तक इसका लेवल अंदर और बाहर इक्वल ना हो जाए ये तब तक मूव करेगा। तो फर्स्ट हमने पढ़ा हाइपोटोनिक, यानी कि आउटसाइड में ज्यादा कंसंट्रेशन, इनसाइड में कम, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आइसोटोनिक इक्वल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, और हाइपरटोनिक जब आउटसाइड लेस है किससे? इनसाइड वाले से। अंडरस्टूड? तो ये थी हमारी किसके बारे में? जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स होता है किसी सेल के अंदर। हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है जो परमेएबल था, जहां मूवमेंट होती है मटेरियल की। अब वो किस तरीके से होती है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगी, और वो किसको क्या नाम बोला गया? उनको हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अंडरस्टूड? अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, सेल वॉल।
सेल तो हमने पढ़ा कि एनिमल्स के अंदर भी होंगे, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होंगे, लेकिन सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। किसकी? प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग बोली गई है, लेकिन ये एनिमल्स के अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा उसका। मान लिया हमने ये ले लिया, अब इसकी ये बाउंड्री है, ये अलग चीज इसकी बनी होती है, इनको क्या बोला गया? सेल वॉल बोला है। तो तुम सेल वॉल के बारे में क्या लिखोगे? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। मान लिया ये प्लांट का सेल तुम्हें गिवन है, इसकी जितनी भी आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको क्या बोला गया? सेल वॉल। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सेकंड, इट इज रिजिड। ये क्या है? सॉलिड होता है, रिजिड और पोरस। इट इज एब्सेंट इन एनिमल। इट इज एब्सेंट इन एनिमल। एनिमल्स के अंदर क्या होगा? एब्सेंट होगा, क्योंकि किसकी है? प्लांट्स की है, तो इसको क्या बोला गया? एब्सेंट इन एनिमल्स। उसके बाद सेल वॉल ऑफ टू सेल्स ज्वाइंट विद लेयर। जो सेल वॉल्स होती हैं ये एक लेयर के साथ ज्वाइंट होती है, जिसको क्या बोला गया? लैमेले बोला गया। तो सेल वॉल ज्वाइंट विद ए लेयर इज कॉल्ड लैमेले। अब तुमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज लैमेले? लैमेले क्या होगा? जो भी लेयर, जिस लेयर की वजह से ये सेल वॉल अटैच होगा, उस लेयर को क्या बोला गया है? लैमेले बोला गया। अंडरस्टूड? ये था सेल के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं न्यूक्लियस। फर्स्ट हमने सेल का पार्ट पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड हमारा क्या आता है? न्यूक्लियस आता है। ये पढ़ा हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट था वो था न्यूक्लियस का। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। हमने सबसे पहले जब सेल्स के बारे में बात की थी तब हमने देखा था कि जो एनिमल सेल होते हैं और जो प्लांट सेल होते हैं दोनों में सेम टाइप का क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वहां। इस तरीके का। तो जहां भी ये डॉट डॉट हमने देखे थे उनको क्या बोला गया था? न्यूक्लियस बोला गया था। और इसी तरीके से प्लांट सेल के अंदर होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा? यहाँ न्यूक्लियस हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। जितने भी आपके यहाँ ये डॉट डॉट हैं वो कभी भी आपको सिंपली शो नहीं होंगे। जैसे हमने ऑनियन के बारे में पढ़ा था, जब हमने उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उसके अंदर क्या चीज थी कि जब तक आप ऑनियन की लेयर के ऊपर सेफ्रानिन या फिर आयोडीन का सोल्यूशन नहीं डालोगे तब तक वो इस तरीके से स्ट्रक्चर उसका शो नहीं होगा। तो वही बात इसके अंदर है कि जब तक आप किसी सेल के ऊपर, वहां उसके ऊपर सेल के ऊपर कोई सेफ्रानिन या फिर आयोडीन का सॉल्यूशन नहीं डालोगे तब तक हमें ये न्यूक्लियस शो नहीं होगा। तो सॉल्यूशन डालने के बाद ये में न्यूक्लियस दिखेगा जो डार्क शो होगा। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या चीज है। न्यूक्लियस इज द डबल्ड लेयर कवरिंग आर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होगा हमारा, ये न्यूक्लियस की जो लेयर है वो डबल्ड लेयर होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला गया है। तो यहाँ तुम लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन, न्यूक्लियस इज डबल्ड लेयर कवरिंग called nuclear membrane, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या करता है? ट्रांसफर
ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द बॉडी टू आउटसाइड द सेल। जो सेल की बॉडी है उसके इनसाइड से आउटसाइड तक मटेरियल्स को मूवमेंट यानी कि ट्रांसफर करता है। तो यहाँ लिख लो तुम, यानी कि कहाँ तक, जैसे देखो बाहर वाला पोर्शन क्या है, साइटोप्लाज्म है। यहाँ मैंने आपको बताया था यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्म, जो क्या लिक्विड था, हमारा लिक्विड था, सॉरी लिक्विड था, ठीक है, फ्लूइड। और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या करता है न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल्स हैं उनको इन आउटसाइड से इनसाइड का काम करता है, यानी कि क्रोमोसोम से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम्स, जो मटेरियल तुम्हें मूव कराने होते हैं उनका काम करता है। तो यहाँ तुम लिख सकते हो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम inside to outside, from inside to outside, बाहर, अंदर से बाहर, that is साइटोप्लाज्म, ठीक है। यानी कि क्या करता है, जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ एक डबल लेयर कवरिंग क्या होती है, लेयर होती है, जो क्या काम करती है, ट्रांसफर करती है किस चीज को, मटेरियल्स को एक साइड से दूसरी साइड। अंडरस्टूड। इसको क्या बोला गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला गया है, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आगे किस चीज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्रोमोसोम्स मिलते हैं, जो एक रोड शेप्ड का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स होंगे। क्रोमोसोम्स क्या होंगे, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या होगा, रोड की शेप का स्ट्रक्चर होगा। और क्रोमोसोम्स का काम क्या होगा, कंटेन द इंफॉर्मेशन या फिर इनहेरिटेंस, फॉर इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन बाय डीएनए। जो क्रोमोसोम्स होंगे वो किससे बने होंगे, कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन के बने होंगे। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूक्लियस यानी कि जब सेल के ऊपर तुमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला या सेफ्रानिन सॉल्यूशन डाला तब हमें न्यूक्लियस शो होगा, ठीक है। एक डार्क सर्कल तुम्हें शो होगा, उसको न्यूक्लियस बोला गया। न्यूक्लियस हैज डबल्ड लेयर, क्या है, डबल लेयर कवरिंग स्ट्रक्चर है, जिसको बोला गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये ट्रांसफर करता है मटेरियल्स को फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड जो हमारे इसकी चारों तरफ है न्यूक्लियस के, ठीक है। तो उसने ये बोला न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे रोड शेप्ड स्ट्रक्चर, जिनकी शेप कैसी होगी, रोड की शेप की होगी। उनका काम क्या है, इनहेरिटेंस, इंफॉर्मेशन कंटेन करके इनहेरिटेंस करना, यानी कि अनुवांशिकी, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भेजना। वो काम किसका है, क्रोमोसोम्स का है। यानी कि पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करना। अब वो किस तरीके से जाती, क्रोमोसोम्स बने किसके होते हैं, डीएनए के और प्रोटीन के। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, डीएनए रिपोर्ट जो होती है मैच करते हैं पेरेंट्स से या फिर मदर से या फादर से, डीएनए से पता चलता है कि ये इसकी क्या है,
जनरेशन है या नहीं है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जब इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो डीएनए से बने होते हैं, इसीलिए डीएनए टेस्ट कराया जाता है मैचिंग के लिए। ठीक है, तो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब उसके बाद बारी आती है कि जो डीएनए है उसकी फुल फॉर्म क्या है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए के अंदर भी क्या मिलता है, क्रोमैटिन मिलता है। डीएनए के अंदर भी क्या बनेगा, क्रोमैटिन, और ये क्रोमैटिन क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा किस चीज के अंदर, डीएनए के। अंडरस्टूड, इसको बोला गया है क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन यानी कि आगे जो है क्रोमैटिन का क्या काम आगे, यानी कि जनरेशन को क्या करना, एक सेल को डिवाइड करना या फिर नया सेल बनाना। ठीक है, तो क्रोमैटिन का क्या काम है, क्रोमैटिन डिवाइड द सेल और फॉर्म ए न्यू सेल, नया सेल बनाना, एक सेल को डिवाइड करना। यानी कि जो क्रोमैटिन है उसका क्या काम होता है, सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। सेलुलर रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होगा तो एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा और नया सेल फॉर्म करेगा। ठीक है, दोबारा से सुन लो। शुरू में हमने क्या पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस इज द डबल्ड लेयर कवरिंग, यानी कि चारों तरफ से कवरिंग लेयर है, जिसको क्या बोला गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला गया। ठीक है, और ये प्लांट में भी होगा और एनिमल सेल में भी होगा, प्लांट सेल में, दोनों में न्यूक्लियस होता है। इसमें डॉट डॉट वाला और इसमें ये बीच में है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होगा, डबल्ड लेयर स्ट्रक्चर होगा जो कवर्ड है, किससे, डबल्ड लेयर से, जिसको बोला गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, दैट इज साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक जो मटेरियल्स मूव कराने होते हैं वो मूव कराता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मिलते हैं जो क्या काम करते हैं, फॉर इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो भी हमारे गुण होते हैं एक जनरेशन के वो दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। और वो बना किससे है, क्रोमोसोम्स, डीएनए से बना है और प्रोटीन से बना है। डीएनए के अंदर क्या मिलता है, क्रोमैटिन मिलता है। क्रोमैटिन एक रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो एक सेल को दो सेल्स में डिवाइड करेगा या फिर क्या करेगा, एक सेल से नया सेल फॉर्म करेगा। अंडरस्टूड, ये फुल फॉर्म आ सकती है डीएनए की, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अंडरस्टूड, तो ये थी बात किसके, न्यूक्लियस के बारे में। अब थर्ड हमारा पार्ट इसका था साइटोप्लाज्म। फर्स्ट हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, सेकंड सेल मेम्ब्रेन क्या था, सेल मेम्ब्रेन जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर था। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा न्यूक्लियस जो कि अंदर है। थर्ड हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, जो कि किसके पार्ट है, सारे के सारे सेल के पार्ट है। नेक्स्ट हमारा आएगा यहाँ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड यानी कि लिक्विड, फ्लूइड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसको क्या बोला गया है, आर कोल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब एक पॉइंट और रह गया इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, पढ़ा ना पीछे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, जो कहाँ होती है, आउटर लेयर न्यूक्लियस की, जिसको बोला गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
एब्सेंस यानी कि एब्सेंट, उसको बोला गया है क्या, प्रोकैरियोट्स। जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है वहां पे साइटोप्लाज्म भी एब्सेंट है, यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ना तो साइटोप्लाज्म होता है और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस होती है उसको क्या बोला गया है, यूकैरियोट्स बोला गया। ठीक है, ये दोनों डिपेंड करते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म भी नहीं होगा। अगर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो इसमें साइटोप्लाज्म भी एब्सेंट है, क्योंकि वहां लिक्विड नहीं है। यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स होते हैं स्मॉल साइज, क्या होते हैं, स्मॉल साइज, ये इनसे थोड़े से बड़े होंगे यानी कि लार्ज। अंडरस्टूड। ये थी बात किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ नहीं होते, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, यूकैरियोट्स में होते हैं। साइटोप्लाज्म इज सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स का क्या मतलब होता है कि हर एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स यानी कि ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स और सबका अपना एक फंक्शन है, सब अपना काम अलग करते हैं। जैसे हैंड्स का अलग वर्क है, लेग्स का अलग वर्क है। इसी तरीके से जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं, जिनका अपना अपना क्या होता है, फंक्शन होता है, वो अपना अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। जो फर्स्ट पार्ट हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, आउटर मोस्ट लेयर के बारे में। ठीक है, इसके अंदर मिलते हैं। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स क्या होंगे, जहां पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म एब्सेंट होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल। व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल्स? सेल ऑर्गेनेल्स हमारे फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर जो अपना अपना काम करते हैं। अंडरस्टूड। अब पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में।